हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मेजरमेंट। आज हम लोग मेजरमेंट के अंदर 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले अभी अभी हम लोग 2022 और 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक आप 2019 और 22 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखिए, क्योंकि इस 2018 के अंदर लगभग 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है। तो पहले 22 और 19 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए, उसके बाद 2018 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आप देख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा है सर पहले क्वेश्चन में कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल या वैल्यू टू विच इंस्ट्रूमेंट विल रेस्पॉन्ड। का क्या बोला कि smallest change in measured variable to which instrument will respond। कहने का मतलब है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं उस इनपुट में आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। इनपुट में क्या कीजिए सर, थोड़ा सा चेंज कीजिए, स्मॉलेस्ट चेंज कीजिए। और स्मॉलेस्ट चेंज करने के बाद भी अगर क्या मिल जाए आपको, आउटपुट मिल जाए। क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। उसको क्या बोलते हैं, क्या एक्यूरेसी कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं, या सेंसिटिविटी कहते हैं। तो याद होगा आपको बताए थे कि अगर इनपुट में आप स्मॉलेस्ट चेंज करें और स्मॉलेस्ट चेंज करने के बावजूद भी अगर आपको आउटपुट मिल जाता है, क्या मिल जाता है सर, आउटपुट मिल जाता है, तो उसको हम लोग सेंसिटिविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं सर, सेंसिटिविटी। जितना इनपुट में चेंज किए उतना आपको आउटपुट मिल गया, मतलब बहुत कम चेंजेस भी है तब भी आपको आउटपुट में डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। यानी हमारा वो सेंसिटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। क्लियर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कह रहा है सर कि द रेंज बिटवीन द लिमिट्स विदिन the reason between the limits within which a quantity is measured, received or transmitted from lower to upper limit। क्या बोला कि रीजन, ऐसा रीजन जहां से जो वैल्यू है, जो किसी भी क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो लोअर से अपर तक जाए, उसको क्या बोलते हैं। क्या रेंज कहते हैं, स्पैन कहते हैं, रेंज लिमिट, या नॉन ऑफ दिस। तो ये दोनों तो होगा नहीं पहली बात। रेंज या स्पैन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रीजन के बारे में पूछ रहा है कि इस रीजन को क्या बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू का जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो उस रीजन को स्पैन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन निकल के आएगा उस रीजन को क्या कहा जाता है, स्पैन कहा जाता है। यहाँ पे रेंज और स्पैन में कंफ्यूजन है, लेकिन आप एग्जाम में स्पैन ही टिक कीजिएगा। स्पैन इज द करेक्ट आंसर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड मतलब मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये जस्ट 2019 में आपको क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इसका आंसर ग्रॉस एरर आपको वहां पे ही बताए थे, यहाँ पे भी आंसर ग्रॉस एरर हो जाएगा, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है सर, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ये भी होता है सर, हिस्ट्रेसिस और लोड बैंड ये भी होता है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। तो याद रखिएगा सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी में तीनों हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर। ये वाला भी आपको 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ये आपको शायद 2019 में ही है, और ये वाला भी क्वेश्चन आपको शायद 2019 में ही है। ठीक है। तो ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें इसका आंसर क्या था, डी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि द रेस्पॉन्स ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स कहने का मतलब जो आउटपुट है वो किस चीज से इंडिपेंडेंट होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क से, नंबर ऑफ टर्न से, सर्किट रेजिस्टेंस से, या नन ऑफ दिस। इसमें क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। मतलब इसका मतलब है कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर नहीं लगने वाला है। नंबर ऑफ टर्न से इसको कोई इसके रिस्पॉन्स पर फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सर्किट रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट किससे होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क पे तो डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे क्वाइल है तो क्वाइल पे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंडेंट है।
अब बात करते हैं सर्किट रेसिस्टेंस में, तो याद कीजिए हम लोग जो गैलोमीटर लगाते थे वो लगाते थे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। कहाँ पे लगाते थे सर? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। और वहां पे आप देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज में गैलोमीटर के अंदर एक करंट को जीरो किए थे। अब इसका पर्पस क्या है कि इसके अंदर करंट जीरो करना है, नल डिफ्लेक्शन को शो करना है। किसको शो करना है सर? नल डिफ्लेक्शन को शो करने का काम करना है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जब गैलोमीटर से हम लोग को नल डिफ्लेक्शन करना है, जीरो डिफ्लेक्शन करना है, इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहे, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, कि सर्किट रेसिस्टेंस से क्या होता है गैलोमीटर का आउटपुट रेस्पॉन्स इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ए लो वोल्टेज इज मेजर्ड ऑन ए हायर स्केल ऑफ वोल्टमीटर, द मेजरमेंट विल हैव। एक हमारा बहुत ही लो वोल्टेज है, क्या है सर? एक वेरी लो वोल्टेज है और उसको हम लोग एक ऐसा वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं जिसमें उसका रेटिंग हायर है। कहने का मतलब मान लीजिए कि आपको 0.1 वोल्ट ही मेजर करना है, लेकिन ये 100 वोल्ट का वोल्टमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जाएंगे तो जीरो से यहाँ तक में 1 नहीं है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50 ऐसे करके है, और यहाँ तक 1 है, इसमें 10वां भाग। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हाई स्केल का वोल्ट मीटर है, उसमें आप लो वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्यूरेसी भी कम होगा, रिजोल्यूशन भी कम होगा, प्रिसीजन भी कम होगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यानी इसमें आपको एक्यूरेसी भी कम देखने को मिलेगा, रिजोल्यूशन भी कम देखने को मिलेगा, प्रिसीजन भी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग? डी टिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर। ये सेम क्वेश्चन आपको 2019 का है, 2019 में भी आपको ये क्वेश्चन था, 19 या 22 में देख लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर 40 एक्स में 40 मिली एम्पेयर है, जिसमें करंट कम होता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एन एडवांटेज ऑफ ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का क्या एडवांटेज होगा? तो पहला कह रहा है कि फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल एरर। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शनल एरर हमारा कम होता है, फ्रिक्शनल एरर कम होता है, बट कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता है, फ्री नहीं हो जाता है वो फ्रिक्शनल एरर से। तो ये आंसर नहीं होगा सर। हाई टॉर्क बाय वेट रेशियो, तो आपको बताएं कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क बाय वेट रेशियो हाई होता है, लो नहीं होता है। पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग डीसी मेजर करते हैं, एसी डीसी दोनों नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है सर? द करंट रेंज ऑफ डीसी आमीटर। डीसी आमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, इनहांस करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो संट का यूज करते हैं। एक संट रेसिस्टेंस लगाते हैं और संट रेसिस्टेंस लगाकर हम लोग क्या करते हैं? उसके रेंज को इनहांस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्राइमरी करंट इन सीटी इज डिक्टेटेड बाई। सीटी के अंदर जो प्राइमरी करंट है उसको कैसे डिक्टेट करेंगे? तो प्राइमरी करंट को डिक्टेट करना है। अब देखिए आप जानते हैं कि सीटी के अंदर क्या जानते हैं? सीटी में हमारा प्राइमरी में एक हाई करंट होता है, सेकेंडरी में क्या करते हैं? एक आमीटर लगा देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लोड साइड में एक आमीटर लगा देते हैं और लोड साइड में आमीटर लगाकर यहाँ पर जो प्राइमरी का करंट होता है, जो हायर वैल्यू ऑफ करंट है, उस हायर वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग क्या करते हैं? मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोला कि प्राइमरी करंट इन सीटी, सीटी के अंदर जो ये प्राइमरी करंट I1 है इसको कैसे डिक्टेट किया जाएगा? सेकेंडरी बर्डन से। तो बर्डन हम लोग प्राइमरी में लगाते हैं, ना कि सेकेंडरी में लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। लोड करंट, देखिए सेकेंडरी में जब आपका करंट फ्लो करता है वही लोड करंट होता है, और इसी लोड करंट से हम लोग प्राइमरी करंट को निकालते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है सर? while measuring power in 3 phase load by 2 watt meter method। 2 watt meter method के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 phase पावर को मेजर कर रहे हैं। अब will equal and opposite when, क्या बोला कि हमारे पास 2 watt meter मेथड है। कौन सा मेथड है सर? 2 watt meter मेथड है, 3 phase पावर को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, यानी 2 वाट मीटर, एगो W1 है, एक दूसरा W2 है, 3 फेज पावर को मेजर कर रहे हैं। तो उस केस में वाट मीटर जो रीडिंग दिया, मान लिए एक्स रीडिंग दिया,
और कह रहा है कि इक्वल रीडिंग दे रहा है, तो मान लीजिए W1 भी x दे रहा है, W2 भी x दे रहा है, और अपोजिट साइन दोनों का अपोजिट है। तो याद कीजिए आपको बताए थे कि जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तभी जाकर जाकर आपको एक वैल्यू पॉजिटिव आता है, एक वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है। और थीटा वैल्यू 90 होगा तभी आके ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए ऑप्शन पढ़िए, पावर फैक्टर इज यूनिटी, कॉस 90 आप निकालेंगे तो कॉस 90 आपको जीरो आएगा, तो क्या पावर फैक्टर यूनिटी हो सकता है सर? तो नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। लोड इज बैलेंस्ड, इससे कुछ क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है। सीम पढ़िए, फेज एंगल बिटवीन 60 एंड 90, फेज एंगल एग्जैक्ट 90 है तो सी भी नहीं होगा। लोड करंट इज द लोड इज प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव के केस में आपको पता है थीटा 90 डिग्री होता है, यानी वोल्टेज से करंट हमारा 90 डिग्री से लैग करता है, तो ऑप्शन डी यहां पर हो सकता है, तो ऑप्शन बी यहां पर कोई आंसर नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। द सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज डिपेंड्स अपॉन, व्हीट स्टोन ब्रिज का सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है सर? तो गैलोमीटर करंट सेंसिटिव पे करता है, गैलोमीटर रेजिस्टेंस पे करता है, ब्रिज सप्लाई वोल्टेज करता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओम मीटर इज बेसिकली, आपको जब ओम मीटर पढ़ा रहे तो आपको बताए थे कि ओम मीटर जो होता है वो मेजर करता है रेसिस्टेंस को, लेकिन अंदर में सारा काम इसका आमीटर की तरह होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक टाइप का आमीटर है, बट उसका जो स्केल है ना, उस स्केल को रेसिस्टेंस के साथ में कैलिब्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो अंदर में काम होता है करंट पे, लेकिन आपको स्केल जो है, स्केल के द्वारा आउटपुट में क्या मिलता है? रेसिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओम मीटर एक टाइप का हमारे पास आमीटर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैगर के बारे में क्या कहा है सर कि मैगर इज एसेंशियली, तो मैगर हमारा एक मेगा ओम मीटर होता है, ओम मीटर का बड़ा साइज मैगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला सर कि मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मैक्सवेल ब्रिज का यूज कैपेसिटेंस के लिए करते हैं? नहीं। फ्लक्स डेंसिटी? नहीं। इंडक्टेंस? हाँ। रेसिस्टेंस? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको याद बताए भी थे कि मैक्सवेल ब्रिज एम से, मैक्सवेल एम से मीडियम होता है, तो मीडियम इंडक्टेंस के लिए मैक्सवेल ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर मेजरिंग एन एसी वोल्टेज बाय एसी पोटेंशियोमीटर इट इज डिजायरेबल दैट द सप्लाई फॉर द पोटेंशियोमीटर इज टेकन फ्रॉम, इसमें याद रखिएगा कि ए सोर्स अदर देन सोर्स ऑफ अननोन वोल्टेज, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये आपके इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे ब्रिज इज यूज टू मेजर, आप जानते हैं यहाँ पे हे ब्रिज का यूज करते हैं हाई इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। एच से हे होता है, एच से हाई होता है, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस हो नहीं सकता, कैपेसिटेंस हो नहीं सकता, प्योर इंडक्टेंस यहाँ पे सी टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन सी, सब में इसमें ऑप्शन सी हम लोग नहीं लिखे तो लिख देते यहाँ पर, इसमें ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन ए, इसमें क्या था ऑप्शन डी, सब में लिख देते हैं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए 18 क्वेश्चन हो गया, तो हमारा 19वें में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है सर, टू मिनिमाइज द लोडिंग ऑफ द सर्किट अंडर द टेस्ट द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए सीआरओ, तो याद रखिएगा कि सर्किट के लोडिंग को मिनिमाइज करने के लिए टेस्ट जब किया जाता है सीआरओ के अंदर, तो उसके सर्किट के लोडिंग को मिनिमाइज करने के लिए उसके अंदर जो इम्पिडेंस डालते हैं ना, वो हाई वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस डालते हैं, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, द पैटर्न यूज टू मेजर फेज एंड फ्रीक्वेंसी विथ ए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सीआरओ के अंदर फेज और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन सा पैटर्न यूज करते हैं? तो आपको याद होगा बताए थे कि हमारे पास एक लिसाजियस पैटर्न होता है, उस लिसाजियस पैटर्न की मदद से हम लोग फेज और फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2018 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको 20 का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा। अब कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो उस डाउट को आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 2000 इसके जब जस्ट बाद हम लोग 17 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।